गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां पार्ट 3 कक्षा 7 से। ठीक है, पार्ट 3। इसमें हिमालय की बेटियां कौन है बेटा? हिमालय की बेटियां उनको कहा गया है जो नदियां हिमालय की गोद से निकलती हैं, उनको हिमालय की बेटी कहा गया है। यहाँ लेखक जो है नदियों के बारे में बताया है लेखक ने, और उनको हिमालय की बेटी कहा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यानी जो लेखक है वो कह रहा है कि अभी तक तो मैंने नदियों को दूर से ही देखा था, मैं उनके पास तक नहीं गया था, और वो मुझे एक संभ्रांत महिला, मतलब एक शिष्ट, मतलब बहुत अच्छी महिला के, जो अच्छे परिवार से होती है, अच्छी महिला के रूप में प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यानी उन नदियों की धाराओं में मैं खूब नहाया हूँ, है ना। उनकी जो पानी था उसमें अंदर गया हूँ, तो ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी माँ की गोद में बैठा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहीं गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी उतना ही कौतूहल और विस्मय नहीं होता, कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं जब नदियों में नहाता था तो ये एक मुझे माँ की जैसी लगती थी, कैसे गंगा माँ, यमुना माँ, ऐसे तो हम हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी में नहाते हैं, इस तरह से तो वो एक माँ के रूप में महसूस होती थी अब तक तो मुझे। लेकिन जब मैं हिमालय पर चढ़ा, यानी जहाँ से ये जो नदियाँ निकलती हैं, मैं जब वहाँ पर चढ़ा तो वहाँ पर ये नदियाँ धाराओं में बर्फ़ को पिघलकर जब बनती है ना, तो ये धाराओं में पतली पतली रूप में निकलती हैं, लेकिन और जो मैदानों में जाकर ये क्या हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो इनका उछलना कूदना और खिलखिलाकर हंसते जाना, यानी ये अपनी धुन में आगे बढ़ती जाती हैं। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहीं गायब हो जाता है। जो अभी ये शांति से ये निकलती हुई आती हैं हिमालय पर्वत से, लेकिन मैदान में आकर ये खुले में आ जाती हैं, और खुले में ये काफ़ी दूर तक इनका चौड़े रूप में पानी बहने लग जाता है। तो ये कैसे महसूस कर रहा है लेखक इनको? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। यानी कोई बढ़ती हुई लड़की को देखना और किसी कली, फूल से खिलने से पहले कली को देखना, ऐसा महसूस कह रहा है। उतना कौतूहल उसमें भी नहीं पैदा होता जितना कि मैं इन नदियों को देखकर उत्साहित हुआ था, इनकी बाल लीलाओं को देखकर। यानी बचपन में जो बाल लीला बच्चे करते हैं ना, उस तरह की लीलाओं को देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, मतलब हिमालय से निकलकर मैदानों में आती हैं, मैदानों से निकलकर खेत खलिहानों या कई जगहों से जाती हुई ये कहाँ पहुँच जाती हैं, समुद्र तक जाती हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, ये कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी कहाँ जाना है इनको, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि क्यों भाग रही हैं, है ना। अपने महान पिता की विराट, यानी हिमालय जो है, यहाँ लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता माना है, क्योंकि जहाँ से कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो माता पिता होते हैं, और हिमालय से जब नदी जन्म ले रही है, इसका मतलब उनके पिता हिमालय हुए। तो इसलिए वो कह रहा है, लेखक कह रहा है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, यानी तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ,
सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस बेटियां हैं, नटखट बेटियों के लिए कितना सिर सुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर जो लेखक है हिमालय की निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर रहा है। हिमालय को पिता मान रहा है, नदियों को उनकी बच्चियाँ मान रहा है, यानी बेटियाँ मान रहा है ना। यहाँ पर इसका भावभंगी का मतलब समझ लो बेटा। भावभंगी का मतलब होता है हाव भाव, ठीक है। उपत्यकाएं, यहाँ एक शब्द आया है बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं। आदित्यकाएं का मतलब है यहाँ पर पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। ये घाटियों, बंधुर आदित्यकाएं मतलब यहाँ पर घाटियों के ऊपर जो समतल हिस्सा होता है उसको आदित्यकाएं कहा गया है। सरसब्ज उपत्यकाएं, उपत्यकाएं का मतलब होता है पहाड़ के पास की भूमि, यानी तराई घाटी। पहाड़ के पास जो भूमि होती है या घाटी नुमा, उसको हम उपत्यकाएं कहा है इन्होंने। उन्मुक्त माने बंधन रहित, स्वतंत्र, ठीक है। तो ऐसा है इनकी लीला निकेतन, यानी हिमालय से निकलते हुए ये पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पर फैल जाती हैं। फिर पहाड़ के पास की भूमि जो तराई घाटी है उनमें ये निकलकर आगे बढ़ती जाती हैं। इनका लीला निकेतन, लीला निकेतन का मतलब यहाँ पर है खेलने का घर। मतलब यहाँ लीला करने का, यानी किसी भी जैसे ये नदियाँ खेल रही हैं उनका घर है ये खेलती हुई निकलती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर, अब ये क्या है, ये सारे जो पेड़ हैं, पेड़ों के नाम हैं, ये पेड़ कहाँ पर हैं, हिमालय की घाटियों में उग रहे हैं। तो ये इनके तक पहुंच जाती हैं, इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी इन पेड़ों तक को हरियाली पहुंचाते हुए ये मैदानों तक पहुंच जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कितना सिर धुनता होगा का मतलब यहाँ पर है कि वो कितना याद करता होगा। लेकिन ये तो खेलती खालती आगे बढ़ती जाती हैं, यानी पानी है रुकता थोड़ी है, आगे बढ़ता जाता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। हिमालय क्या है, विराट, चुपचाप शांत खड़ा हुआ है अपना, तो इसलिए वो इस तरह से लेखक कह रहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि ये सब नदियों के नाम हैं जो जगह जगह पर जाकर इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। यानी छोटी छोटी नदियाँ जगह जगह इकट्ठी होती हुई इनमें मिलकर और कहाँ जाती हैं, ये महानदी मतलब बड़ी नदियाँ बन जाती हैं और फिर ये कहाँ जाती हैं, समुद्र में प्रवाहित हो जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी अब उसको पति का रूप दे दिया समुद्र को, कि अपने पिता के घर से जाकर नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं। जिस तरह एक महिला अपने पिता के घर से जाकर अपने पति के घर में जाकर अपना घर बना लेती है, वैसे ही ये नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में जाकर अपने आप को समा लेती हैं, समा जाती हैं उसमें। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला
करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये इस रूप में मैंने इनको समझा और देखा है। कालिदास के ब्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यानी कालिदास ने अपने मेघदूत में उन्होंने मेघदूत नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें ये सब बातें कही हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी बातें मुझे याद आने लगीं कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और ही धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम नदियों को सिर्फ माता के रूप में देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पर नागार्जुन ने इनको बेटी और पत्नी के रूप में भी देखा है, और काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है। और माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में भी देख लें, भाई किसी की बेटी भी तो होंगी, हिमालय की बेटियां, जो इन्होंने नागार्जुन ने देखा। यानी लेखक कह रहा है, तो थोड़ा आगे चलें तो अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। यानी समुद्र में जाकर वो प्रेयसी का रूप धारण कर लेती है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलहारी। तुम बेटी हो यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकट नटी की चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी अब लेखक क्या कह रहा है, लेखक जो है वो फिर से एक और रूप नाम देना चाहता है नदियों को, वो है बहन। यानी माता प्रेयसी के अलावा एक रूप और भी होता है एक महिला का, वो है बहन। और बहन के पास भी भाई को जितनी राहत मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वही चीज़ यहाँ नदियों में जब उसने पैर लटका कर बैठा जब नागार्जुन लेखक, तो उसको बहुत ही अधिक संतुष्टि मिली। तो इसलिए उन्होंने उनका नाम बहन के रूप में भी जोड़ दिया, यानी सतलुज को वो बहन मानने लगे। तो इस तरह हमारे कहने का मतलब ये है कि नदियों को हम जिस रूप में भी देखें, वो हमारी कहीं ना कहीं सहायता किए हुए हैं, किसी न किसी रूप में सहायता किए हुए हैं। इनसे हमें पीने के पानी, कपड़े धोने का पानी, पशुओं का, मवेशियों के लिए पीने का पानी, और खेत खलिहानों को सींचने के लिए पानी, और हमारे जीने का ये आधार है नदियाँ। इसलिए लेखक जो है वो नदियों की जितनी तारीफ़ कर सके वो कम है। तो इस तरह से नदियों के बारे में उन्होंने हमें थोड़ी सी जानकारी दी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।